मालिक्यूल्स ऑफ लाइफ। तो अगर आप देखें तो हमारा बॉडी जो सी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तकरीबन उनसे केमिकल्स और मालिक्यूल्स से मिलकर बनी है, ठीक है। तो केमिकल्स और मालिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज बायोमालिक्यूल्स, क्योंकि उसको बायोमालिक्यूल्स से, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, मालिक्यूल्स हैं। और आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो किसी बनी है उस मालिक्यूल से, उसको कहेंगे बायोमालिक्यूल्स। इसी तरह सम टोटल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, मुख्तलिफ किस्म के जो बायोमॉलिक्यूल्स के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ठीक है। कंपाउंड्स हैं, आयंस हैं, सबको अगर एक प्रेजेंट कर जाए एक सेल के अंदर तो हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, एक सेलुलर पूल है। मतलब कि जितने बायोमॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स हैं सबको एक ही सेल में मौजूद करने तो कहेंगे सेलुलर पूल है ये, ठीक है। और आपके मोस्टली जो लिविंग ऑर्गन्स के बायोमॉलिक्यूल्स है ना क्लास, वो उसका मेन जो कंसर्न है वो आपके कार्बन कंपाउंड्स के साथ है, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। आप बॉडी के आप लोग स्ट्रक्चर देखने, आप अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग देखें तो बायोकेमिस्ट्री जो सी ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता है केमिस्ट्री की एक मेजर ब्रांच है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो आप जितने भी आते हैं वो हाइड्रोकार्बन आते हैं, यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। इसी तरह आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखना तो मोस्ट ऑफ जो सा लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलके जो बना है वो तकरीबन हाइड्रोकार्बन से बनकर बना है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो आपके हो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। और जो मेजर हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स आप स्टडी करेंगे, आप उनकी नेचर देखिएगा कि वो उनकी नेचर भी जो सी है वो क्या है, मतलब कि उनकी नेचर होगी आपकी कार्बन हाइड्रोकार्बन टाइप की होगी, ठीक है। तो कार्बन इज द मोस्ट वर्साटाइल एंड मोस्ट प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ, जिंदगी का सबसे ज़्यादा कार्बन का मोस्ट है, ठीक है। तो अब इसमें टेबल्स में देखें कि एलिमेंट्स हैं, ये हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, इवन इसमें मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी और सिलिकॉन वगैरह भी, ठीक है। तो सेकंड जो कॉलम उसमें देखिए वो कहता है नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट। जो नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट पे जो हाइड्रोजन की मकदार है वो 0.14 के रेशियो मुताबिक मौजूद है, लेकिन वो कहता है जो लिविंग मैटर है उसमें क्या 0.5 है। अब कार्बन जो कहता है अर्थ क्रस्ट में 0.03 है, लेकिन वो कहता है लिविंग मैटर में इसकी इतनी ज़्यादा कंपोजिशन हो गया 18.5 है। यानी कि लिविंग थिंग्स को देखें तो वो कार्बन के सब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कार्बन के, ठीक है ना। ऑक्सीजन 46 है, 65, नाइट्रोजन बहुत लेस है, लेकिन लिविंग मैटर में 3.3 के कम, क्योंकि यूरिया, अमोनिया आपकी यूरिन के थ्रू भी डिस्कार्ड होता है, ठीक है। सल्फर है 0.03 और 0.3 है। सल्फर आपके अमीनो एसिड्स के अगर आप स्ट्रक्चर्स पढ़े ना उसमें सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स भी हैं। अब सोडियम है, आपका कैल्शियम है, आपके बोन्स हैं वो कैल्शियम का बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपकी जो लाइफ जो है ना वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स से मिलकर बनी है, ठीक है। तो अब बायोमालिक्यूल्स की तरफ जाते हैं। मेजर दो तरह के मालिक्यूल्स को कहता है बायोमालिक्यूल्स, एक इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में कहता है कि आपके जो मालिक्यूल्स आ रहे हैं वो है आपके मिनरल्स हैं, गैसेस हैं, वाटर है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक में कहता है कार्बोहाइड्रेट्स आ गए आपके, जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स आ गए जिसे आप लोग आम जुबान में चर्बी कहने, फैट कहने, ठीक है। अमीनो एसिड्स आ गए, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, जितने भी आती हैं इस कैटेगरी में। इस कोई भी मालिक्यूल्स का नाम नहीं तो आपको आइडिया होनी चाहिए ऑर्गेनिक मालिक्यूल है। अगर मिनरल्स, गैसेस और वाटर की बात की जाए क्या इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होंगे जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होगा आपस में कोरिलेशन होगा, मिलकर बने होंगे, तो हाइड्रोकार्बन होंगे, ठीक है। तो ये कोई भी मालिक्यूल्स का नाम है तो आपको आइडिया देना चाहिए कि ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स की बात हो रही है। अच्छा स्टूडेंट, एक तो उसने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड करके दो डिवीजन में बता दें बायोमॉलिक्यूल्स की। अब आगे बायोमॉलिक्यूल्स की दो डिवीजन देते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। स्मॉल साइज क्यों, लो मॉलिक्यूलर वेट हो बिटवीन 18 से 1800 डाल्टन, डाल्टन आपको यूनिट है एटॉमिक मास, ठीक है। तो 18 से 1800 बनान उसका जितना भी वेट होगा डाल्टन, ठीक है। तो और फाउंड इन एसिड सोल्यूबल पूल, एसिड के सोल्यूबल पूल में वो पाए जाए तो उसको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और माइक्रो मॉलिक्यूल आपको मिनरल्स आ जितने आपकी गैसेस आ जाती हैं, आपको वाटर, शुगर, अमीनस और इवन के न्यूक्लियोटाइड्स को भी उसने इसमें फाल करवाया है, ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की भी बात नहीं हो रही है, सिर्फ हो रही है अभी माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। माइक्रो में आपके कुछ हाइड्रोकार्बन वाले भी आगे, ऑर्गेनिक वाले वो इनऑर्गेनिक वाले भी आगे, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स हो गया, शुगर हो गया और न्यूक्लियोटाइड तो आपको ऑर्गेनिक है, लेकिन अदर जो ऊपर तीन है मिनरल्स, गैसेस एंड वाटर, ये आपके क्या है इनऑर्गेनिक है। तो ये लेकिन है ये किस कैटेगरी में फॉल करें, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में क्या करें फॉल कर रहे हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। ये कौन से हैं, ये लार्ज साइज हाई मॉलिक्यूलर वेट
अबव 10,000 डाल्टन से भी इनका वेट ऊपर होगा, मालिकुलर वेट होगा, ठीक है। और एसिड इनसॉल्युबल पोल में पाए जाएंगे ये। मैक्रो मालिक्यूल्स आपके चार हैं, ये जिंदगी में याद रखनी है, यही चीज़ें आपके आगे रिपीट करेंगे मेन। और आपका मेन जो आप लोग मेटाबॉलिज्म में भी देखते हैं तो मेन इन्हीं चार चीज़ों से मेटाबॉलिज्म भी चलती है बायोकेमिस्ट्री के, जो आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो 4 टाइप ऑफ मैक्रो मालिक्यूल्स हैं आपके। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये स्वीट इन नेचर होते हैं, यानी आपके शुगर जो मालिक्यूल्स हैं, ठीक है। लिपिड्स, प्रोटीन्स, आपके मसल जो है वो प्रोटीन्स के, आपकी नेल्स हो गया, आपके हेयर्स, ये प्रोटीन्स इन नेचर है। न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए वगैरह, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह मिलकर बनते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ये चीज़ें जो सी आपकी क्या आ गई, मैक्रो मालिक्यूल्स आ गई, और 4 टाइप्स के हैं। और आज हम लोग स्टडी भी मेन जो आगे कंसर्न करेंगे आपके 4 मैक्रो मालिक्यूल्स को स्टडी करना है सेल बायोलॉजी में। इन्हीं के स्ट्रक्चर और इन्हीं के हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सेल बायोलॉजी की मेन सेल बायोलॉजी तक आके उनके स्ट्रक्चर्स, उनके ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शन है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा होगा तो हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसका हमें फिर आइडिया हो जाएगा कि जो हम लोगों ने 4 मैक्रो मालिक्यूल्स पर थी उसकी मेटाबॉलिज्म हम पढ़ रहे हैं, तो वो किस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में हो गई। ठीक, ठीक है क्लास। अब आए थे ये, आप देखें मेजर कम्प्लेक्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स के मेजर कम्प्लेक्स क्या है। प्रोटीन्स, ये बिल्डिंग ब्लॉक किसका है, किससे मिलकर बने, अमीनो एसिड से स्मॉल, ठीक है। और इसका मेजर फंक्शन क्या है, आपके बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ सेल्स का मेन स्ट्रक्चर फंक्शन करता है, ठीक है। और आपके मसल्स भी जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इससे डीएनए है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलके एक डबल हेलिक्स न्यूक्लिक एसिड बना लेते हैं, ठीक है। और मेजर फंक्शन है हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, जितनी आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो आपके डीएनए में है। आरएनए क्या, राइबो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। और इसका मेजर फंक्शन आपकी प्रोटीन को क्या करना, सिंथेसिस करना। अब पॉलीसेक्साइड, ये आपके पॉलीसेकेराइड्स ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाती हैं, ठीक है। जितने मोनोसेक्राइड्स मिलके एक लॉन्ग चेन पॉलीसेक्राइड की कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स का बनाते हैं, ठीक है। और इसका मेजर फंक्शन है स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। जितनी एनर्जी आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी स्टोर होती है ना, ग्लाइकोजन, वो आपका पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्म में होती है। जब ब्रेक डाउन होता है तो लार्जर मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स में क्या होती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं। जिस तरह अगर आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइज करता है तो पॉलीसेक्राइड्स को वो सिंपल मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स में ब्रेक डाउन करेगा, फिर आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन जब उसमें स्टोर करने हैं कार्बोहाइड्रेट्स को तो मोनोसेक्राइड्स मिलके एक लीनियर पॉलीमर चेन बनाते हैं, उसे कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। इसी तरह लास्ट जो अब बायोमॉलिक्यूल्स वो है लिपिड्स। लिपिड्स किससे मिलकर बने होते हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से, ठीक है। और इसका मेजर फंक्शन क्या, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट लॉन्ग टर्म डिमांड्स। चर्बी एक्सल लॉन्ग टर्म डिमांड्स है। आज जिस तरह ये आप बियर्स देख लें, कितने कितने एक पूरा सर्दी में हाइबरनेट करके वो सोया रहता है, फिर जाग जाता है, ठीक है। इस तरह का वो अपनी एनर्जी स्टोर कर लेता है। और लिपिड्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अक्सर जो आप एक्सरसाइज देख लें, लोग एक्सरसाइज करते हैं जिनके ऊपर फैट बहुत ज़्यादा है, चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको देखो कि एक तो वो कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम कर देते हैं, लेते हैं कार्ब्स लेकिन बहुत कम। लेकिन उसके बाद जब वो मज़ीद एक्सरसाइज करते हैं और डाइट प्लान को थोड़ा कंट्रोल करते हैं अपना, तो फिर उनकी बॉडी पे जो लिपिड्स की लेयर्स होती हैं, चर्बी, वो डिजोल्व होने लग जाती है, कैटाबॉलिज्म होने लगती है, तो वो एनर्जी मिलने लगती है, इसलिए वो काम भी करते रहते हैं। क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होती कि वो बेहोश हो जाएं, वीकनेस नहीं होती इन्हें, इसलिए क्योंकि उनकी जो एक्सरसाइज करते हैं, जो अब एक्सरसाइज के दौरान जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है वो उनकी लिपिड्स की कैटाबॉलिज्म हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है लिपिड्स की, ठीक है। अच्छा क्लास, व्हाट मॉलिक्यूल्स कीप अस अलाइव एंड हाउ डू दे डू सो। किस तरह से मॉलिक्यूल्स हमें अलाइव होते हैं और किस तरह से इनका फंक्शन है। All living organisms require several compounds of continuity to live. मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स है, ठीक है। और उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ऑल ऑफ दीज बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक विच मीन्स दे कंटेन कार्बन। वही बात रिपीट दोबारा होगी कि ऑर्गेनिक है तो वो इससे कंटेन रहते हैं, कार्बन में कंपलसरी होगा। और अब वो कार्बन की थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको बताता है कि कार्बन क्या है। कार्बन हैज़ 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 4 valence electrons है, which means this element forms strong covalent bond with many other elements। यानी कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा दूसरे मालिक्यूल से कि काफी स्ट्रॉन्ग होगा, उसको अपने साथ बाउंड रखेगा, ठीक है, अदर एलिमेंट्स को। तो इसका मतलब है कार्बन के आपका बेसिक यूनिट है आपके ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स का, ठीक है। आगे बायो मालिक्यूल्स में देख लें, उसमें उसने बताया कि किस तरह से स्मॉल मालिक्यूल जो से है ना, स्मॉल यूनिट्स
टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। किस तरह से लॉन्ग चेन है, ये देखें, ये अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स की पूरी एक चैन करके अमीनो एसिड्स मिल के पूरा एक प्रोटीन बनाते हैं, इसे कहते हैं प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। अगर हम लोग 4 टाइप के प्रोटीन स्ट्रक्चर भी देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और वो बहुत कम्प्लेक्स होंगे, लेकिन सिंपल उसमें बताया कि किस तरह से स्मॉल मॉलिक्यूल मिलके एक लॉन्ग चेन बना देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेसिस, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल यूनिट से मिलके एक लॉन्ग चेन बनाने को कहते हैं सिंथेसिस, ठीक है। अक्सर कहा जाता है जिस तरह ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके एक लॉन्ग चेन प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल, अक्सर हम कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, उसमें रिलीज होते हैं। तो उस वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। देखिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं, तो उसको तो हमने सिंथेसिस कह दिया, लेकिन साथ कहने कि मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब है क्या हो रहा है, वो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। सिंथेसिस है तो उसके साथ एक वर्ड ऐड करते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब जब कभी भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का नाम आए तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके के बने एक लॉन्ग चेन लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। लेकिन डिहाइड्रेशन का लफ्ज आया तो इसका मतलब है कि जब ये सिंथेसिस हो रही थी तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा था, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। और वही आपके 4 मेजर क्लासिफाइड किया ग्रुप्स में बायोमॉलिक्यूल को, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, और हर एक का हम लोग अब क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर देखेंगे और इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन देखेंगे, ठीक है क्लास। अब हम लोग फर्स्ट मैक्रोमॉलिक्यूल्स पे आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को आप स्मॉल वर्ड्स में या आप लोग स्मॉल वर्ड्स कह लें या आप शॉर्ट टर्म में से कहते हैं कार्ब्स का नाम ले कहते हैं कार्ब्स, ठीक है। कार्ब्स के आर बायोमॉलिक्यूल्स यूज फॉर एनर्जी एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट, आपकी बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ब्रेकिंग कार्ब्स या ब्रेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स डाउन प्रोवाइड अस विद एनर्जी, जिस तरह ही इनकी जब ब्रेकिंग डाउन होती है, कैटाबॉलिज्म स्टार्ट होती है, तो फिर हम ये एनर्जी कहते हैं प्रोवाइड करते हैं। और सबसे पहले आपकी बॉडी का मेन जो से इन 4 मॉलिक्यूल्स को आप देखें ना, तो सबसे पहले अगर आप लोग वर्क करते हो ना, तो आपकी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। किसी भी पेशेंट को या किसी भी एक आम वीक पर्सन को आप देखें तो अब उसको अक्सर सामने उसे बेहोशी हो जाता है। सबसे पहले यहाँ वीकनेस हो, लिथार्जी हो, तो सबसे पहले कहेंगे यार तुम ना अपना ब्लड ग्लूकोज का काम हो गया, इसको फ़ौरन से ग्लूकोज वो पानी में घोल के उसको पिलाए थे। क्यों? क्योंकि इसका ब्रेन इस टाइम इतना काम नहीं कर रहा। इसको फर्स्ट ऑफ सबसे पहले आप लोग इन्हें पिला दें कार्बोहाइड्रेट्स, इनके ग्लूकोज पिला दें, सबसे पहले उसको एनर्जी मिल जाएगी, वो फ़ौरन उसको होश आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो और आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में इंटेक नहीं कर रहे, तो जो आपकी बॉडी को मतलब कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा, आपको स्टेबल बनाएगा, आप चल सकें, कोई काम कर सकें, तो वो फिर आपके लिपिड्स ब्रेक डाउन होते हैं। इससे जब अक्सर जिम में या वेट लूज में जब कोई डाइट प्लान को दिया है तो कहता है कि आप वर्क बहुत ज़्यादा करें, आप लोग कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा आप लोग अवॉइड करें। अगर आप लोगों ने वेट करना है तो वो कहेंगे आप लोग कार्बोहाइड्रेट से इस तरह की चीज़ें खाएं, प्रोटीन्स खाएं, ताकि मज़ीद आपको बॉडी वेट गेन करे। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आपने वेट को कम करना तो कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत कम कर देंगे, बहुत नॉर्मल रख देंगे, ताकि आपकी बॉडी के ऊपर जो लिपिड्स की लेयर है, चर्बी, वो ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। तो सेकंड जो आपकी बॉडी में ब्रेकडाउन होता है वो होता है लिपिड्स। और लास्ट पे जिस तरह आप लोग अपने मजदूर लेबर को देख लें कि वो कितने पतले होते हैं, वीक होते हैं। अब आप लोगों को आवाज आ रही है क्लास? जी सर। चलें ठीक है, वो अक्सर स्टूडेंट चैट पे मैसेज किया था, आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, मैं थर्ड का बता रहा था कि जो आपके प्रोटीन्स हैं, आप लोग अक्सर लेबर से देख रहे हो कितने वीक होते हैं, उनकी डाइट नहीं अच्छी होती, तो वो आप देखें एक लिमिट, एक एज के होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल वीक हो जाते हैं, उनके मसल्स। जब आपकी बॉडी को ना कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं और ना लिपिड्स मिल रहे हैं और आपका वर्क बहुत है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है आपकी बॉडी का, तो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन स्टोर जो होते हैं ना, आपके मसल्स वगैरह, फिर ये ब्रेक डाउन लगते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा वीक, इंसान बहुत ज़्यादा पतला, उसके बाइसेप बिल्कुल, ये चीज़ बिल्कुल वीक हो जाता है पर्सन। तो ठीक है, फर्स्ट आपने याद रखना, सबसे पहले आपका जो मेटाबॉलिज्म सबसे मेन जो आपको नीचे रहता है वो कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद जब बॉडी में अगर वो खत्म हो जाए, इस नहीं है तो वो लिपिड्स आपको ब्रेक डाउन करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अगर वो भी ना हो, लिपिड्स क्लियर भी ना हो, तो फिर आपको प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और न्यूक्लियस से तो आपके डीएनए न्यूक्लिक एसिड्स में आते हैं, इसलिए इसको लार्ज मॉलिक्यूल, आपके बॉडी का पूरा जो बिल्डिंग में आपका डीएनए पे और हर सेल में डीएनए और आपके
बॉडी बिलियन ट्रिलियन ऑफ नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनी है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का आपको आइडिया है कि किस तरह से इसका मेन फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन क्या है, और यार इन चीज़ों का आपने याद रखना है। सबसे पहले बॉडी में जो एनर्जी प्रोवाइड करें वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आपको कौन कौन से आते हैं, कार्ब्स का नाम लेने तो आपको आइडिया होना चाहिए कौन कौन से फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं जिससे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को इनटेक कर सकते हैं। वो आपके फ्रूट्स हैं, मिल्क है आपका, लैक्टोज है उसमें, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं आपके, केक होगा, कैंडी, स्वीट इन नेचर जितने मोस्टली जो उनसे ना आपके उसमें आप समझेंगे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। शुगर हो गया आपका, चीनी होगी, मिनरल्स हो गए, फाइबर्स हो गए, इसमें आपको बनाना फाइबर, इसमें सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, अब कार्बोहाइड्रेट्स बताता है किस तरह से उसकी स्ट्रक्चर्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन चीज़ों से मिलकर कार्बो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब वो सिंपल इसका आपको बता रहा है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। द रेशियो ऑफ दीज एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इनकी रेशियो क्या है, अगर एक कार्बन है तो दो हाइड्रोजन मालिक्यूल है और एक ऑक्सीजन है, ये रेशियो है 1:1 रेशियो की मुताबिक क्या ये स्ट्रक्चर मौजूद है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस बेसिस, तो सबसे सिंपल जो स्ट्रक्चर है इनका वगैरह मोनोमर, मोनोसैकेराइड्स, एक यूनिट, फिर दो मोनोसैकेराइड मिलकर डाइसैकेराइड बनाते हैं, ठीक है, टू स्टैंड डाइसैकेराइड, डाइमर से कहते हैं। पॉलीमर लॉन्ग चेन मोनोसैकेराइड्स मिलके क्या बनाती है, एक पॉलीसैकेराइड्स चेन। अच्छा क्लास, ये देखिए सिंपल इसका स्ट्रक्चर क्या है, CH2O, यानी कि इसकी रेशियो क्या चली है, एक कार्बन है तो दो हाइड्रोजन मालिक्यूल्स होंगे और एक ऑक्सीजन। एन के नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, मतलब हेक्सोज है तो इधर 6 लगा लें तो आप 6 कार्बन का स्ट्रक्चर होगा तो उसे हम कहेंगे हेक्सोज है, ये यानी कि राइबोज की फैमिली में आता है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ आप इस तरह इसका केमिकल फार्मूला लिख लेंगे इस तरह से स्ट्रक्चरली, ठीक है। एक कार्बन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन है। अच्छा माउस के प्रिकर्सर देखें क्लास, इधर जो मैं बात कर रहा हूँ इधर इस साइड पे, तो इधर जो एक एरो कार्बन की, इसके इधर दूसरा कोई कार्बन मॉलिक्यूल अटैच होगा, ठीक है, और इस साइड पे कोई ना कोई अदर आर ग्रुप भी अटैच हो सकता है, ठीक है। अब मोनोसैकेराइड्स देखें क्या है, सिंपल शुगर विद मल्टीपल OH ग्रुप होंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन 3 4 5 6। अब किसी भी मोनोसैकेराइड से हम देना वो ट्राइओज है, टेट्रोज है, पेंटोज है, हेक्सोज है, उसका नाम जो है नंबर ऑफ कार्बन पे है। अगर अब इस केमिकल फार्मूला में देखें, अगर हम एन की जगह 3 लिखते हैं तो मतलब कि इसको जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 3 कार्बन होंगे, तो 3 कार्बन मोनोसैकेराइड उसको क्या कहेंगे, टी ट्राइओज है। अगर 4 कार्बन मालिक्यूल 4 कार्बन है तो उसे हम कहेंगे टेट्रोज, अगर 5 कार्बन है तो उसे पेंटोज, और 6 है उसे कहेंगे हेक्सोज मोनोसैकेराइड यूनिट है, ठीक है। अब वो लिगोसैकेराइड्स क्या है, लिगोसैकेराइड 2 से 10 मोनोसैकेराइड, 2 से 10 तक के जितने मोनोसैकेराइड आपस में उनको कोवैलेंटली लिंक्ड कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो हम लोग ये क्या है, एक लिगोसैकेराइड्स है। और पॉलीसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड में मुख्तलिफ एक चेन है पूरी मोनोसैकेराइड की आपस में यूनिट्स को कोवैलेंटली बाइंड कर दे, तो लंबी चेन 2 से 10 से भी ऊपर, तो समझेंगे ये पॉलीसैकेराइड्स हैं, ठीक है। अब इस फ्लो चार्ट को देखें, फ्लो चार्ट से आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि इसका क्या चीज़ है, और इसमें मैं एल्डोज, कीटोसिस ये भी चीज़ें बताऊंगा, और इस स्ट्रक्चर्स को देख के आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स का एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये मोनोसैकेराइड स्ट्रक्चर है एक, ठीक है। अच्छा क्लास, माउस के प्रिकर्सर से देखें, कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोगों ने दो क्लासिफाइड यूनिट्स में दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया, एक शुगर एक नॉन शुगर। नॉन शुगर में आपके पॉलीसैकेराइड्स आ जाते हैं, क्योंकि जितने भी आपके पॉलीसैकेराइड्स वो सिंपल मार्क्स ग्रुप पे आपको क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अब शुगर में देखिए, शुगर में आपके आ जाते हैं दो मोनोसैकेराइड्स हैं और आपके क्या है, लिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में तो सिंपल मोनोसैकेराइड यूनिट आए थे, यहाँ ट्राइयूज 4 कार्बन वाला है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, 4 कार्बन है, तो उसको हम लोग कह देंगे कि ये टेट्रोजिस है, पेंटोजिस, हेक्सोजिस है, ठीक है। उसमें हम दो कैटेगरीज उसने डिवाइड की, उसमें एक एल्डोजिस होता है, कीटोजिस। वो कह रहा है मोनोसैकेराइड्स हैं मान लिया, लेकिन ट्राइयूज भी हो सकता है, टेट्रोज भी होता है। अगर ये आप फाल करेगा दो कैटेगरीज में, यहाँ ये ट्राइयूज होगा तो एल्डोज वाला होगा, यहाँ कीटोज वाला होगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। इससे हम लोग पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, यहाँ कीटोन ग्रुप लगा है तो मोनोसैकेराइड्स तीन, अगर ट्राइओज 3 कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला, तो उसमें अब देखना है कि इसमें 3 कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप वाला है या कीटो ग्रुप वाला है। अच्छा, आगे लिगोसैकेराइड्स को अब डिवाइड करता है डाइसैकेराइड में, ट्राइसैकेराइड्स में, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड्स में आपके होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं, जिनसे यानी कि एक ही मोनोसैकेराइड, एक तरह के मोनोसैकेराइड यूनिट मिलके क्या बनाते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स। और हेटेरोसैकेराइड्स में मुख्तलिफ तरह के मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। अच्छा क्लास, ये सिंपल स्ट्रक्चर है मोनोसैकेराइड्स का। अब इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है गिने 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन वाला यानी कि हेक्सोज है। ये समझ आ गया हम लोगों को, ये दोनों क्या हैं,
हेक्सोज है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये एक्सोज है। मोनोसेक्साराइड है, हेक्सोज है, 6 कार्बन वाला है। अब हम लोग देखना है इसमें ये कीटोन ग्रुप वाला है, कीटोज है या एल्डिहाइड ग्रुप वाला है। अगर फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन पे क्लास ये देखें, इसमें देखिए आप लोग, एक मिनट, इस चीज पे आ जाए आप लोग, ये देखें ये ग्रुप, इसे देखें, ये फर्स्ट कार्बन पे जब डबल ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। जब कभी कार्बन सेकंड कार्बन के साथ ये ग्रुप आ जाए, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, तो इसका मतलब है ये कीटोज ग्रुप है, ठीक है मोनोसेक्राइड यूनिट है, लेकिन फर्स्ट कार्बन में अगर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड से एल्डिहाइड ग्रुप कहेंगे, इसको कहेंगे कीटो ग्रुप। तो इसकी अब लोग डिटेल देखें, दे आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपल पॉलीसेकेराइड्स। ब्रेक डाउन होकर सिंपल जो यूनिट्स में ब्रेक डाउन होते हैं वो इनमें होते हैं, फिर हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो एल्डोजिस कौन से हैं, हैव एन एल्डिहाइड ग्रुप एट वन एंड, एक एंड पे, यानी कि फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप है, और कार्बन नंबर 2 पर जब ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड से कहते हैं कीटो ग्रुप है, ठीक है क्लास। एक मिनट मैं नहीं शेयर कर देता हूँ आपको स्लाइड दोबारा। अच्छा क्लास, कार्बोहाइड्रेट्स के आगे जो सी फर्दर जो सी वो आई थी है डिवीजन पे पता है, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, ये तो मेन आपके सिंपल स्ट्रक्चर हो गए। अब ओलिगोसेक्राइड्स पे आते हैं, द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन गिव 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स, यानी कि 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलने हैं, या उनको जब ब्रेक डाउन करें तो हमें जो मालिक्यूल्स मिले उसे हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। दे कैन बी डाइसेक्राइड्स लाइक सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये 2 मालिक्यूल से मिलते हैं। सुक्रोज है आपका ये ग्लूकोज, और लैक्टोज से मिलके, लैक्टोज है उसमें 2 मालिक्यूल लैक्टोज से है, ठीक है। मेल्टोज है, एक फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज है, ठीक है। डाइसेक्राइड्स में, और पॉलीसेक्राइड में द कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन यील्ड मोर देन 10, एक 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड, यानी कि एक पॉलीसेक्राइड, एक आपको कार्बोहाइड्रेट्स दिया गया, उसको जब आपने ब्रेक डाउन किया तो 10 से ज्यादा उसमें मोनोसेक्राइड यूनिट आपको मिले हैं, तो उसका मतलब ये क्या है, पॉलीसेक्राइड्स है। तो इसमें आया था आपका स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, यानी कि नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड इसमें 10 से अबव नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड में मौजूद है। अब ये लिगोसेक्राइड्स हैं। लिगोसेक्राइड्स ने कहा ये हो सकता है डाइसेक्राइड्स भी और ट्राइसेक्राइड भी। अब लिगोसेक्राइड में देखिए सुक्रोज है, तो 2 मालिक्यूल्स हैं, एक फ्रक्टोज का मालिक्यूल है, एक में ग्लूकोज का मालिक्यूल में अटैच है। जैसे लैक्टोज है और माल्टोज, 2 यानी कि मोनोसेक्राइड्स के यूनिट्स मिलके आपस में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया है, ये दरमियान में जो क्लास बॉन्ड है इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि OH एक वाटर मालिक्यूल में भी रिलीज हुआ है, ठीक है। तो जो दरमियान 2 मोनोसेक्राइड यूनिट लिंक करते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए, ठीक है, ओ बॉन्ड के जरिए, ठीक है। तो जब ये प्रोड्यूस होता है तो इसको कहते हैं ओलिगोसेक्राइड, यानी कि डाइसेक्राइड, 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट। अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स क्या करेंगे, मिलेंगे, ठीक है क्लास। अच्छा क्लास, आगे आए थे नेक्स्ट स्लाइड पे। पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड आपके स्टार्च हैं, देखिए नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट किस तरह से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू बिल्कुल एक चेन बनाई है, ठीक है, सेलुलोज में। और ग्लाइकोजन देखिए बहुत कम्प्लेक्स है, एक लीनियर चेन के साथ एक इधर भी एक मालिक्यूल अटैच हुआ है ग्लूकोज का, यानी कि कम्प्लेक्स फॉर्म बना दी उसने ग्लाइकोजन की। और ग्लाइकोजन आपकी स्टोर्ड फॉर्म होती है, जितना आपका कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है वो इन ग्लाइकोजन फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। अब क्लास ये तो स्ट्रक्चर हो गए, अब हम लोग आए थे फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को। अच्छा क्लास, इसके अलावा इसमें बहुत डिटेल में फंक्शन है, लेकिन आपका सेल बायोलॉजी है तो इससे जस्ट सिंपल आपको इसका स्ट्रक्चर की, जनरल स्ट्रक्चर की आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। अब क्लास हम लोग आए थे फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, सर्व एज ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनिमल्स बॉडी, ठीक है। मेन जो आपका एनर्जी सोर्स है मेजर का, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। आगे थे, दे आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन, टेम्परेचर कंट्रोल, प्रॉपर फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एनिमल बॉडीज। तकरीबन सब यही कंट्रोल करता है आपको, क्या कहता है, कार्बोहाइड्रेट्स। और दे आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मिल्क, जो है उसमें मिल्क में आपको लैक्टोज मालिक्यूल होता है, ठीक है। तो आपको मिल्क का नाम नहीं तो आपको पता लगना चाहिए कि इसमें जो मोनोसेक्राइड है वो क्या है, लैक्टोज है, ठीक है। दे आर स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, कम्प्लेक्स, एक लीनियर नहीं, पॉलीमर, एक लीनियर की बजाय कम्प्लेक्स फॉर्म में उसको शक्ल बना रही है, ठीक है। एक्सेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट इज कन्वर्टेड इनटू फैट स्टोर इन फैट डेपोट। जब आप मेटाबॉलिज्म का कोर्स पढ़ेंगे क्लास में, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं कि है ना, डाइट
अगर बहुत ज़्यादा आपका बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करी जा रहे हैं, आप मतलब कि बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक कर रहे हैं, तो ये आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल ये कन्वर्ट होते हैं फैट में। इसलिए अक्सर जो मोटा लोगों ने कहते हैं यार आप लोग मीठा ये शुगर जो चीज़ें ये चीज़ें कम लें। तो ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन एनाबॉलिज्म हो रही है, तो वहाँ से अगर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा, तो वो पाथवे हैं, तो वो फ्लो चार्ट होंगे। मैं आपको बताऊँगा किस तरह से मॉलिक्यूल यहाँ से टर्न ओवर करके फैट की प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। दीज आर रिजर्व एनर्जी मटेरियल्स ऑफ द बॉडी इन लीवर। लीवर में इसका मेन आपका, ठीक है? और मसल ऑफ एनिमल्स एंड स्टार्च इन प्लांट्स। प्लांट्स में एनिमल्स के जो मसल्स हैं, स्टार्च प्लांट्स में मौजूद होता है, ठीक है? और दूसरा क्लास आपका जो सा ग्लाइकोलाइसिस, आपने बड़ा नाम सुना कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन का, जो एक पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस, वो आपके सेल के साइटोसोल में पाया जाता है, ठीक है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है? साइटोसोल में। अच्छा, क्लास आगे आए थे हम लोग। कार्बोहाइड्रेट्स आर हेल्पफुल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन यंगर एनिमल्स, ठीक है? हेल्प करता है आपके अब्जॉर्प्शन कैल्शियम को